स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन मतलब श्वसन तंत्र होता है। श्वसन जो होता है उसके बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं। दूसरा नंबर चैप्टर का एक वीडियो बन चुका है, यह दूसरा वीडियो है। अगर मेरे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको जाके देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले श्वसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को आप ध्यान से देखते हैं तो आपकी परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर क्या होगा, मैं बारीकी से बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज, यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। और हम लोग जानते हैं कि श्वसन की क्रिया हम लोग कोशिका के अंदर होती है। श्वसन जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो कोशिका के पास पहुंचता है और कोशिका जो क्या करता है, वो कोशिका में ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? कोशिका द्रव्य में पहुंचा है। यह ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। और आप देखिए कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। यह एक प्रकार का आपका कोशिका है और कोशिका के अंदर यह केंद्र होता है और केंद्र के बाहर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ राइबोसोम होता है और सब पदार्थ होता है और इसमें एक द्रव के रूप में रहता है। तो द्रव के रूप में रहता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। या इसको जीव द्रव्य भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, जीव द्रव्य इसका बहुत सारा नाम है। यानी कोशिका के अंदर जो द्रव के रूप में रहता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज जो जाता है, ग्लूकोज इस सभी में गया। यानी हम लोग खाना खाएं, जैसे हम लोग दाल भात सब्जी खाते हैं, तो वो दाल भात सब्जी कोशिका के पास नहीं जाता है, यानी कोशिका के पास ग्लूकोज जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, कोशिका के पास पहुंचा है, यानी कोशिका में पहुंचा है। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में श्वसन की क्रिया होगी, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में जाने के बाद दो चीज बनाएगा, पाइरूवेट प्लस ऊर्जा मुक्त करेगा। यानी कोशिका द्रव्य में जाने के बाद जैसे कोशिका के अंदर पहले से ग्लूकोज है और उसके बाद जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लिए तो वह कोशिका द्रव्य में पहुंचा। और कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद कोशिका से इसे मिलकर पाइरूवेट प्लस ATP बनाया। इतना काम हो गया। अब कोशिका द्रव्य में तो इतना काम हो गया। अब आगे प्रश्न कैसे आपको बनता है? अब ये जो पाइरूवेट होता है, पाइरूवेट प्लस ATP तो ऊर्जा के रूप में निकल गया, क्योंकि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ATP ऊर्जा के रूप में बाहर निकला, ऊर्जा के रूप में हुआ। अब इसमें जो बचता है पाइरूवेट बचता है। अब इसमें जो श्वसन की क्रिया हो गया, श्वसन की क्रिया के बाद जो पाइरूवेट बचा उसका अब क्या काम है? तो ये पाइरूवेट का 3 तरह के काम होता है। इस तीनों के बारे में बढ़िया से समझेंगे और इसको अच्छा से समझेंगे, ठीक है। चलिए, पाइरूवेट जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पाइरूवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। यानी पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट एक बार अभिक्रिया करता है, एक बार ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, एक बार ऑक्सीजन के अभाव में क्रिया करता है। यानी 3 तरह के प्रक्रिया को 3 तरह प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार पूछा जाएगा कि पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब होता है तब क्या होता है।
यानी पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तब क्या बनता है, तो इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। यानी पाइरुवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। और यह क्रिया किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। यह क्रिया आपको ईस्ट में होती है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया किण्वन कहलाती है। और यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन भी कहलाता है। चलिए प्रश्न को समझते हैं बारीकी से, फिर से आइए। अब देखिए इस पर कितना प्रश्न बना, इस पर आपका कितना प्रश्न बना, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न कि पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या बनता है। प्रश्न एक नंबर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो क्या होता है, तो इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पाइरुवेट का विखंडन होता है वह किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। अच्छा, यह जो विखंडन की क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो वह किण्वन कहलाती है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। चौथा नंबर प्रश्न, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है यानी बिना वायु का हो रहा है, इसलिए अवायवीय श्वसन कहलाती है। तो इतना बात आप लोग समझ गए। पहला बात, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक बात, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया विखंडन करती है तो पाइरुवेट का जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है तो इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। और यह क्रिया किस में होती है, तो ईस्ट में होती है। और यह सारी क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए अवायवीय श्वसन भी कहलाती है। इतना बात समझ गए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर ख में देखिए, ग को अभी छोड़िए, ख, जब पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है, यहां समझिएगा, यहां ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हुआ, या अभाव में थोड़ा सा, जब पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है तब क्या होता है, तो पाइरुवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो यह आपका जो बनता है वह लैक्टिक अम्ल बनता है। और यह क्रिया किस में होती है, तो पेशीय कोशिका में होती है। पहला नंबर सवाल, पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होती है तो क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। और यह क्रिया किस में होती है, तो पेशीय कोशिका में होती है। किस में होती है, पेशीय कोशिका में होती है। और इससे क्या होता है, जब लैक्टिक अम्ल हमारे के संचयन से दर्द होने लगता है, यानी लैक्टिक अम्ल जो होती है, पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशी में होती है, और इससे लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जब अधिक हो जाता है तो हम लोगों का मांसपेशियां दर्द करने लगता है। कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद भी हमारी मांसपेशियां में ऐंठन या तकलीफ होता है। कभी कभी जैसे आप कभी कहीं नहीं दौड़े हैं तो बिना आदत के कहीं सुबह में दौड़ने चले गए या कोई काम कर ले तो आपका मांसपेशियां पूरा दर्द करने लगता है। और यह क्यों दर्द करता है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन के अभाव के कारण पाइरुवेट का विखंडन हुआ है, यानी ग्लूकोज का विखंडन हुआ है आपके मांसपेशी से। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो उस पर आपका कौन क्रिया काम कर रहा है, मांसपेशी आपका क्रिया काम कर रहा है। आपका मांसपेशी जो है ना, जैसे पैर का या जहाँ का, जैसे दौड़ रहे हैं तो कौन क्रिया एक्टिव है, कौन कोशिका एक्टिव है, तो आपका कोशिका मांसपेशी की कोशिका एक्टिव है। कौन सी कोशिका एक्टिव है, मांसपेशी की कोशिका एक्टिव है। तो मांसपेशी की कोशिका एक्टिव होगा तो पाइरुवेट का यानी ग्लूकोज का क्या करेगा, विखंडन करेगा। और जब ग्लूकोज का विखंडन करेगा, जैसे आप ज़्यादा दौड़िएगा तो आपका ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। बस जैसे आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो आपका लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां दर्द करने लगता है या पैर दर्द करने लगता है या जोड़ों के ऐंठन महसूस होता है। समझ गए,
यानी आप समझ सकते हैं अब कि दौड़ने या दौड़ने दौड़ने या तेज चलने पर मांसपेशियां दर्द क्यों करता है? क्योंकि आपके शरीर में वह चलने पर मांसपेशियां की कोशिका जो है ना एक्टिव हो जाती है और उस कोशिका में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है वह ऑक्सीजन के अभाव में अभिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है और लैक्टिक अम्ल बनाने के बाद हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभी जोड़ों के ऐंठन बहुत ज़्यादा तकलीफ भी कभी कभी होता है। तो आप समझ गए हो कि दौड़ने के बाद हमको दर्द क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू कर आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो देखते हैं ग नंबर, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है? ग नंबर जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है? तो देखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है, पाइरुवेट का यानी पाइरुवेट का जब पूर्ण विखंडन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो CO2 H2O और ऊर्जा बनाता है। CO2 H2O और ऊर्जा बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह क्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको बात इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है तो CO2 H2 और ऊर्जा बनाती है और यह जो होती है यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में है इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और एक और इसमें कुछ सवाल है कि देखिएगा अवायवीय श्वसन से वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, यानी इसमें जो होती है अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक मात्रा में जब ऊर्जा मुक्त होगी तो इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी पावर हाउस उधर ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। यानी आपसे अगर पूछा जाए सवाल, अब आपसे पूछा जाए और एक और सवाल, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP का जो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसके बाद एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। चलिए यहाँ पे पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 बनता है और यह क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है और यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है और यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है इसलिए अवायवीय श्वसन कहलाती है। दूसरा, ऑक्सीजन के पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है और यह क्रिया पेशीय कोशिका में होता है और ज़्यादा लैक्टिक अम्ल होने से शरीर में दर्द होने लगता है और ज़्यादा चलने या दौड़ने से भी मांसपेशियों में तकलीफ या ऐंठन होने लगती है। आगे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है तो CO2 H2 और ऊर्जा बनाता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण होती है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक, इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास किए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।